हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। और आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर जनरल साइंस का आप तैयारी कर रहे हैं तो आज का क्वेश्चन आज का बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपको पता होगा कि इससे पहले 3 क्लास हमारी हो चुकी है और पूरा एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे जितना भी एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप ये बुक देख रहे हैं, इस बुक को मैं आपको फिनिश करवाऊँगी। और हमने जो है क्लास 6 यहाँ पे आप देखिए सारा चैप्टर वाइज हमने कंप्लीट किया है। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हमने पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। तो आप अगर नहीं देखा है आपने तो आप जाके ज़रूर देखें, वहाँ से आपका जो बेसिक्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे अगर हम चले तो देखिए यहाँ पे 6 क्लास हमने कंप्लीट कर लिया है और क्लास 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम चलेंगे क्लास 8 पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर मैं बात करूँ तो बीपीएससी टीआरई 2 की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से ही क्वेश्चन आपका सारा आ गया था। ठीक है, जनरल साइंस में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए फसल से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसमें किससे क्वेश्चन आया था आपका, तो कोशिका जनन से, जंतुओं में जनन से आ गया था। और इस चैप्टर से भी आपका एक आया था और एक था आपका जो संरक्षण वाला, ये वाला पौधे में संरक्षण। ये 5 टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन गया था। तो देखिए, आपको कहने का मतलब ये है कि जितना भी पढ़िए स्मार्ट तरीके से पढ़िए, क्योंकि पढ़ने की कमी नहीं है, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। एक एक टॉपिक पे आपको हज़ार क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन उतने सारे करने के टाइम आपके पास नहीं है। तो आपको बेसिक्स लेके चलना है, कॉन्सेप्ट वाइज लेके चलना है और कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है। तो यहाँ पे देखिए क्लास 8 को हम यहाँ पे कवर करेंगे आज हम। तो 18 चैप्टर है इसमें टोटल क्लास 8 में। तो टोटल 9 चैप्टर हम यहाँ पे आज कवर करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए क्लास 8 से लेके 10 तक आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। और इसको हम कोशिश करेंगे कि हमारा 10 दिन का टारगेट है और 10 दिन में हमने 3 दिन जो है यूज़ कर लिया है और हमने 2 क्लास को फिनिश कर लिया है। तो अब बचे हमारे पास 1 वीक है, हमारे पास 7 डेज़ है और ये 7 डेज़ में हम कर लेंगे इसको कंप्लीट। तो बाकी 2 दिन जैसे आज और कल हम क्लास 8 को फिनिश करेंगे, ठीक है, और बाकी हमारा 9-10 आराम से हो जाएगा। तो हमने जो कहा है जो उस पर हम खड़े उतरेंगे और पूरा 10 दिन में हम जनरल साइंस को कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी विथ ऑल एक्सप्लेनेशन। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, तभी आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 8 में हम पहुँच चुके हैं और हमारा पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है और इस पहला ही क्वेश्चन से हमारा जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ से आपका बिल्कुल ले लिया गया है। और इस बार भी उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। पिछली बार जायद फसल से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार खरीफ या रबी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, तो विज्ञान से आपके लगभग 8 प्रश्न पूछे गए थे 6 to 8 में और लगभग आपके 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे 1 to 5 में। तो इस तरह से आपका एक अच्छा वेटेज लेके चलता है विज्ञान। तो साइंस को हम अब कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पूछा जा रहा है, पहला चैप्टर है ये, ठीक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, रबी और खरीफ फसल। ऋतु के आधार पर इन फसलों को अगर हम बात करें तो रबी की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। देखिए, आपको इस फैक्ट्स को जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। बोला जा रहा है खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो यहाँ पे आपका दोनों कथन तो नहीं, बोई नहीं जाती है बल्कि काटी जाती है। तो इस तरह से आपका पहला तो यहाँ पे गलत हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका राइट ऑप्शन बी यानी कि केवल 2 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके फैक्ट्स को देखते हैं, यहाँ पे जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु यानी जून से सितंबर में बोई जाती है ना कि ग्रीष्म में। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, वर्षा ऋतु जून से सितंबर में बोई जाती है और
जिसमें कौन कौन सी प्रमुख फसल होती है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि जितनी भी हैं खरीफ फसलें हैं, इसको ध्यान रखें। देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन सकता है। और पिछली बार तरबूज से क्वेश्चन आपका बना था कि तरबूज आपका किस प्रकार का फसल है, जो कि एक प्रकार का जायद फसल है। और इसके आप अगले क्लास में जाएंगे तो और डीप में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिला है, जितनी बातें बुक में बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं। तो रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है, ठीक है, इसको ध्यान में चले। उगाई जाती जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई जगहों पे दाल और सब्जियां जो है ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है जैविक खाद के संदर्भ में। इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध होती है, और इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सही पूछा जा रहा है तो तीनों ही आपका सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैविक खाद क्या क्या आपका प्रयोग आता है? तो रासायनिक खाद की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, बिल्कुल। एक तरह से हम बात करें तो हाइजेनिक में भी, और अभी हम लेके चल रहे हैं ऑर्गेनिक खेती में भी हमारा काम आता है, जहाँ एक तरफ जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण की क्षमता बढ़ती है। देखिए इसको आपको एक एक वाक्य को अच्छे से समझना है। यहाँ से आपका वाक्य दे देगा कथन के रूप में और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मिट्टी भुरभुरी और समृद्ध होती है तथा मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। और रासायनिक उर्वरक से क्या होता है, तो वो भी ध्यान लीजिए। रासायनिक उर्वरक से क्या होता है? अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है और ये जल प्रदूषण के स्रोत भी बन जाते हैं। रसायनों का उपयोग कीटनाशी एवं खरपतवारनाशी के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए बताना है खतपारवासी 2,4-D जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक प्रकार का खतपारवारनाशी का एक उदाहरण है। इन सभी रसायनों की उपस्थिति सम्मिलित रूप से मृदा के रसायनों की मात्रा को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे आपने सब चीज़ों को देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो कॉड लीवर तेल किससे पाया जाता है? मछली से पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और असत्य कथन को पहचान कीजिए। तो यहाँ पे असत्य कथन बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिप सिस्टम से क्वेश्चन आपका हर बार देखने को मिलता है और सिंचाई से संबंधित ये प्रश्न है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है, इसका उपयोग असमतल भूमि के लिए उचित है जहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध है। तो ये वाला बात आपका सही है। छिड़काव विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है, तो ये भी आपका सही है। ड्रिप तंत्र की जल बूंद बूंद पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए यह फलदार पौधे बगीचे में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं लगा दिया, तो नहीं लगा दिया इसीलिए यही गलत हो गया और सी ऑप्शन आपका सही हो गया, क्योंकि आपको असत्य कथन बताना था। और यहाँ पे एक और है, देख लीजिए, ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होता है, बूंद बूंद पौधे जाते हैं, जड़ों में जाते हैं, और जितना पौधे को चाहिए होता है उतना पानी उसे सफिशिएंट मिल जाता है और जल की बर्बादी भी नहीं होती है। तो ये बिल्कुल सही था आपका। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खरपतवार से क्वेश्चन है। देखिए ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि इस हर एक बीपीएससी के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। तो ये वाला कथन जो है आपका सही है। खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन बीज बनने के बाद का होता है। तो नहीं, ये वाला नहीं है सही, एक ही सही है, तो आपको गलत ही बताना है। तो यानी 2 ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो पुष्प और बीज बनने से पहले ही आपको
खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए, उसका छिड़काव करना चाहिए। अगर वो बन जाएंगे तो उसके बाद उसका प्रभाव उसमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसको तो आप ऐसे भी समझ के लगा सकते थे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि चैप्टर 2 पे चलते हैं। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में बताना। अब देखिए यहाँ पे रोग से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ से भैया आपको एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएगा। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में यहाँ बताना है कथन हमें। तो चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस जो है वो ये विषाणु वायरस द्वारा होते हैं, तो बिल्कुल ये वायरस के द्वारा होता है, पहला आपका सही है। टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तो देखिए टाइफाइड जो है खसरा जो है आपका, ये वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है, ये वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता है, तो आपका ये गलत है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ये भी आपका सही है। तो एक एक पॉइंट आप इसको नोट कर लें, यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सही कथन अगर पूछा जा रहा है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सही बताना है या गलत बताना है। अगर गलत होगा तो 2 आंसर होगा, और सही होगा तो 1 और 3 आंसर होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे आपको सही बताना है, तो 1 और 3 यानी कि 1 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये आपका देखिए पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, खसरा जीवाणु द्वारा नहीं बल्कि विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा फैले जाते हैं। और जानवरों में गाय के खुर एवं मुंह के रोग जो हैं वो विषाणु द्वारा होते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए, जानवरों में गाय के खुर एवं मुंह में जो रोग होता है वो विषाणु द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव में यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पे होगा, ये आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो खसरा विषाणु द्वारा होता है, विषाणु यानी वायरस, ठीक है, और इसको ये कैसे फैलता है, तो वायु द्वारा। चिकन पॉक्स ये भी विषाणु से होता है, ये भी वायु या सीधा संपर्क में आने से भी फैलता है। पोलियो विषाणु से होता है और वायु और जल से इसका संचरण होता है। हेपेटाइटिस ए विषाणु द्वारा होता है और जल से ये संचरण करता है। संचरण का तरीका यहाँ पे आपको दिया गया है। क्षय रोग जो है जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है, वायु द्वारा। हैजा ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है, जल और भोजन द्वारा। टाइफाइड भी आपका बैक्टीरिया से होता है, जल द्वारा। मलेरिया आपका एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है और ये मच्छर द्वारा फैलता है। और अतिसार जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, जल द्वारा फैलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है, तो एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शैवाल, स्पाइरोगाइरिया, प्रोटोजोआ, क्लेमाइडोमोनास और कवक, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। तो इसमें बताना है सही सुमेलित है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे शैवाल का तो यही होगा स्पाइरोगाइरिया, और कवक का भी राइजोपस, ब्रेड मोल्ड जो होता है, ये दोनों आपका सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोटोजोआ में क्लेमाइडोमोनास नहीं होगा, तो ये क्या है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे सूक्ष्म जीवों में स्पाइरोगाइरिया और क्लेमाइडोमोनास शैवाल का उदाहरण है, ठीक है, सूक्ष्म जीवों में। प्रोटोजोआ के सामान्य उदाहरण में अमीबा और पैरामीशियम जो है, ये किसका उदाहरण है, प्रोटोजोआ का, इसको नोट कीजिए। और सूक्ष्म जीव में यहाँ पे बताया जा रहा है राइजोपस जो है, पेनिसिलम और एक्सपर्जिलस जो है, ये तीनों आपका कवक का उदाहरण है, ठीक है, कवक का उदाहरण है, इसको भी ध्यान रखेंगे। फंगस, कवक मतलब फंगस, इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक। तो कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। ये सभी पॉइंट यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप फैक्ट्स को अच्छे से जो है नोट कर लीजिए,
काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे बताना है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। तो ये दूध से दही बनने की प्रक्रिया आपकी किस सूक्ष्मजीव से होती है, तो जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिल्कुल संभावित है आपके एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए, स्किप करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। दूध से दही बनने की प्रक्रिया जीवाणु की आवश्यकता होती है। दही में ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो ये आपका नाम आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो दही जब बनता है तो दही में जो सूक्ष्म जीव, जो बैक्टीरिया पाया जाता है, वो लैक्टोबैसिलस कहलाता है। ठीक है। दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। पनीर जीवाणु जो है पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी सहायक होता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब आपको कथन के तौर पे दे सकता है, और इस बार जो है उम्मीद है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा। जैसा कि जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, बीपीएससी के चेयरमैन थे, अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इस बार आपका रहेगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। पसंद आ रहा है, अगर मेहनत आपको मेरी पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है और चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही है, तो एक बार लाइक तो ज़रूर बनता है आपका। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर को क्या कहते हैं, यीस्ट, निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं। तो क्या उत्पादित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद खमीर यानी यीस्ट तीव्र गति से जनन करता है और अपनी श्वसन प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले खाद्य पदार्थ का आयतन बढ़ा देते हैं और यही बेकिंग उद्योग में खमीर के उपयोग का आधार है। जैसे ब्रेड, पेस्ट्री या केक बनाने में इसका किसका प्रयोग होता है, यीस्ट का प्रयोग होता है। चलते हैं आगे। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलते यहाँ पे देखते हैं, आपको इसको सम्मिलित करना है। आई होप आपको ये दिख रहा हो। किण्वन बताना है, किण्वन किस जो है इसका आविष्कार किसने किया किण्वन का, तो यहाँ पे लुई पाश्चर हो जाएंगे। ठीक है, किण्वन का आविष्कार किसने किया, लुई पाश्चर ने किया। पेनिसिलिन की बात की जाए तो पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, एडवर्ड जेनर। और बैसिलस एंथ्रेसिस का रॉबर्ट कोच। तो इस तरह से अगर हम देखें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। देख लेते हैं यहाँ पे क्या बातें कही गई है। तो यहाँ पे जो इसके आविष्कार करता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। चीनी के अल्कोहल के परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। नोट कीजिए इसको अच्छे से। पेनिसिलिन की खोज 1931 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की द्वारा की गई है। और पेनिसिलिन की एक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। पेनिसिलिन क्या है, तो एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रेटासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, माइसिन, ये सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। चेचक का टीका जो है इसका खोज किसने किया है, तो एडवर्ड जेनर ने किया है 1798 में। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। तो यही अवधारणा टीके की विकसित के लिए आधार बना था। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग के लिए आपका दिया जाता है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक खतरनाक रोग है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है आपका रोगवाहक से आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हैजा जो है घरेलू मक्खी से होता है। मलेरिया, देखिए मलेरिया और ये दोनों आपस में बदल गया है। ठीक है, मलेरिया आपका मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है और डेंगू आपका मादा एंडीज मच्छर से होता है। तो ये दोनों आपस में बदल गया है, तो ये दोनों आपका गलत हो गया। हैजा यानी सिर्फ एक आपका सही है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है मलेरिया
परजीवी यहाँ पे देखिए आपका नाम भी पूछा जा सकता है। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो प्लेज्मोडियम हो जाएगा। वाहक इसका अच्छा उदाहरण है मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया, ध्यान रखिए। और मादा एंडीज मच्छर डेंगू के लिए होता है। ये परजीवी बैक्टीरिया और ये विषाणु यानी वायरस। आगे चलते हैं। नींबू के गेहूं और भिंडी में आपको बताना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। तो नींबू जो है ये जीवाणु से होता है, सही है। गेहूं की रस्ट कवक से होता है, ये भी सही है। भिंडी की पीत भी विषाणु यानी वायरस से होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो नींबू में कैंकर रोग जो होता है, कैंकर रोग वो जीवाणु वायु द्वारा होता है। गेहूं की रस्ट हो जाती है कवक के द्वारा, और ये वायु एवं बीज से भी इसका संचरण होता है। भिंडी की पीत में विषाणु से होता है और ये कीट द्वारा होता है। अलग अलग कीट पक्षी जो है कीटाणु जो है वो भिंडी में आ जाते हैं, कीट पतंगे। आगे चलते हैं, कीड़े की बात वहाँ पे की जा रही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या बात आपको बताई जा रही है। खाद्य परीक्षक के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य खाद्य परीक्षक है। तो सामान्य खाद्य परीक्षक है क्या? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो ये आपका सही है। खाद्य परीक्षक के बारे में ये क्वेश्चन है। नमक, चीनी, खाद्य तेल एवं सिरके के प्रयोग से खाद्य परीक्षण किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो दोनों ही इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। एक और दो दोनों। तो यहाँ पे देख लीजिए, सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थों को संदूषित कर देते हैं। खाद्य पदार्थों को संदूषित कर से बचाने के लिए या प्रदूषित से बचाने के लिए खाद्य परिरक्षकों का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का सामान्य परीक्षक है, और जैम एवं सेक्वेस बनाने में इस रसायन का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, नमक, चीनी, खाद्य तेल, सिरका का उपयोग भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। और नमक, खाद्य तेल व सिरके का उपयोग आचार में संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, तथा चीनी का उपयोग जैम, जेली या सेक्वेस आदि परीक्षण में दिया जाता है। देखिए, आप इसमें लगाते तो ज़्यादा दिन तक चलता है, ख़राब नहीं होता है ना। चीनी का प्रयोग हम जेल या जैम बनाते हैं या जेली बनाते हैं तो उसमें भी करते हैं, ताकि ज़्यादा समय तक उसका यूज़ किया जा सके। आगे चलते हैं, पौष्टिरीकृत यहाँ पे बताना है। पौष्टिरीकृत दूध के संदर्भ में यहाँ पे आपको सही कथन बताना है। तो यहाँ पे आपको सही कथन बताना है। पौष्टिरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूध को पौष्टिकृत करने के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर 50-30 मिनट के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर इसका भंडारण कर लेते हैं। तो ये ऐसे नहीं होता है, ये वाला आपका गलत है। तो यानी एक ही आपका सही है, ए ऑप्शन। यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या प्रक्रिया की जाती है, और लुई पास्चर ने इसका खोज किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। पौष्टिरीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है। तो 70 यहाँ पे देखिए, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। वहाँ मिनट लिखा हुआ था, ठीक है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, और यह आपका कथन वहाँ पे गलत दिया हुआ था। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कैसे आपको कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनट की जगह सेकंड था, और यहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत और सही हो सकता है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की। इनके नाम पर ही पौष्टिरीकरण इसको हम कहते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र के बारे में। थोड़ा सा इसको मैंने शॉर्ट किया है ताकि ये आपको एक जगह पे सारा ऑप्शन दिख जाए, ठीक है। तो नाइट्रोजन चक्र के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है,
और यहाँ पे आपको गलत कथन बताना है, सही नहीं है कौन सा। तो मिट्टी की उपस्थिति जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन कर देते हैं, जिसका अवशोषण पौधे करते हैं। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे होता है, तो ये बिल्कुल सही है। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु पौधों से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं नाइट्रोजनिक यौगिक प्राप्त करते हैं। ये भी कथन आपका सही है। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग में आ जाता है। तो ये भी आपका सही है। कुछ विशिष्ट पौधों एवं जंतु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस परिवर्तित कर देते हैं और वायुमंडल में वो चला जाता है। ये कथन आपका गलत है। तो 1, 2, 3 ये तीनों ही आपका सही है। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों कथन यहाँ पे आपका सही है। वही सेम बात यहाँ पे आपका कहा गया है। और नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन पर्ण रहित यानी क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 3 है यहाँ पे। और 2 हमारा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा चला, वहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दें, ये विजिबल नहीं होगा फिर अच्छे से। ठीक है, तो आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बताना है प्राकृतिक बहुलक उदाहरण इसमें से कौन सा है। कपास, पेट और प्लास्टिक। तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन सही है, कपास। प्राकृतिक बहुलक कपास है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या चीज़ें हैं इसको ध्यान से देखिए। बहुलक छोटी इकाइयों से मिलकर बनी एक बड़ी इकाई है। ये प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के होते हैं। देखिए, प्राकृतिक तो पता है नेचुरल, संश्लेषित होता है जो आपका बनाया जाता है, संश्लेषित आपका होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। ऊन, रेशम और चमड़ा भी प्राकृतिक बहुलक के अंदर आता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या इसमें कहा गया है। संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रम से प्राप्त होते हैं। इसको हम रासायनिक बहुलक कह सकते हैं। पेट क्या है, एक हमारा पेट नहीं, शरीर वाला पेट नहीं, ये दूसरा पेट की बात यहाँ पे कर रहा है। ये एक संश्लेषित बहुलक है जो पॉलिस्टर का सुपरिचित उदाहरण है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य उपयोगी उत्पादों का निर्माण करने हेतु किया जाता है। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है और पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक का उदाहरण है। प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है और अतः ये पर्यावरण के लिए हितैषी नहीं है। ये बात तो हमें पता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे सुमेलित करना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। रेयॉन या एक कृत्रिम रेशम है। इसको हम पहले भी पढ़ते आ रहे तंतु के अंदर, ठीक है, तंतु चैप्टर में हम इसको पढ़ रहे थे। तो यही फ़ायदा होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का कि हमें जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे हमारा बिल्ड होते रहता है। तो रेयॉन हमको पता है कि यह कृत्रिम रेशम है। और नायलॉन की बात की जाए तो नायलॉन, इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। टेरिलीन की बात की जाए तो टेरिलीन यह एक पॉलिस्टर है। और एक्रिलिक भी आपका, इसका उपयोग ऊन, स्वेटर अथवा शॉल बनाने में किया जाता है, एक्रिलिक का प्रयोग, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, इसके बारे में जान लीजिए। थोड़ा सा छोटा रखें ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए एक साथ।
बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। रेयॉन, नायलॉन और टेरिलीन ये तथा एक्रिल ये सभी संश्लेषित रेशे हैं। सबसे पहले तो ये बात समझिए, ये चारों ही आपके संश्लेषित रेशे हैं, प्राकृतिक नहीं है। रेयॉन कृत्रिम रेशा कहलाता है। इसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है या रेशम से सस्ता होता है। नायलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। ये सब फैक्ट आपको एनसीईआरटी में ही मिल सकता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। प्रबलता के मामले में एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो ये भी हमने पहले एक क्वेश्चन में किया है कि स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आपको याद होगा अगर आपने देखा होगा तो। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर रेशों से निर्मित कपड़े पर आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। एक्रेलिक का उपयोग ऊन, स्वेटर, शॉल या कंबल बनाने में किया जाता है। इससे बनी वस्तुएं कीमत में सस्ती होती है तथा इनका रख रखाव आसानी से हो जाता है। तो एक एक फैक्ट यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है, तो ये आपको बताना है। तो मेलामाइन की होती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर यानी कपड़ों पर मेलामाइन नामक एक प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। मेलामाइन आग प्रतिरोधक है अथवा यहाँ अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की शक्ति इसमें ज़्यादा होती है। बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट आपका एक एक कॉन्सेप्ट है, एक एक आपका जो क्वेश्चन है वो आपका एक एक क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो इसको ध्यान से नोट कीजिए। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिस्टर जो है पॉली धन एस्टर से बना है और एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बना है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। आगे चलते हैं। टेफ्लॉन के बारे में बताना है कि टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धातु और अधातु। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो चैप्टर 4 में हम पहुँच चुके हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। मरकरी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मरकरी आपका जो होता है वो यहाँ पे कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहती है, ध्यान रखेंगे। और सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होती है और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सब आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से क्या है, ये बताना है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड है और कॉपर कार्बोनेट है। तो दोनों ही है, ये दोनों का मिश्रण आपका देखने को मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बारे में जान लीजिए कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु से खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जमा हो जाती है। यह जो हरा पदार्थ है ये कॉपर इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, CuOH2 और CuCO3 कॉपर कार्बोनेट का होता है। ये दोनों का मिश्रण होता है जो आपके हरे रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय अधातु है। अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। तो फास्फोरस आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे इसको हम एक बार देख लेते हैं। फॉस्फोरस, आयोडीन और ब्रोमीन ये तीनों क्या है, आपकी अधातु है। इसको ध्यान रखिए। पहले तो ये बात आप नोट कीजिए। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इन तीनों में फॉस्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। यह वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। फॉस्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो इसलिए उसे जल में रखा जाता है।
ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। देखिए जैसे मरकरी हमने देखा, वैसे ही ब्रोमीन भी है हमारा। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है, ठीक है, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम एक धातु है जो बहुत अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करती है। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित कर रखा जाता है। तो देखिए सोडियम को मिट्टी के तेल में संचित करके रखा जाता है, ये भी बात आपको इसमें ध्यान से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। सोने के पुराने आभूषणों को चमक लाने हेतु पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, और परिवर्तित रहता है, या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कम हो जाता है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सोने के पॉलिश के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के कारण आभूषण की ऊपरी परत हट जाती है, जिससे आभूषण नए की तरह चमकने लगते हैं, परंतु ऊपरी परत हटने के कारण वजन में कुछ कमी हो जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कोयला और पेट्रोलियम चैप्टर 5। विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवेदित या ड्रिल किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व का पूछा जा रहा है, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पेनसिल्वेनिया। ठीक है, पेनसिल्वेनिया आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। और ये कहाँ है? तो अमेरिका में है, इसको ध्यान में रखेंगे। और अगर भारत में पूछा जाए तो असम के डिगबोई में आपका यहाँ से आपका माना जाता है भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं, तेल का खदान कह सकते हैं। तो भारत में कहाँ होता है? यहाँ पे आप देख लीजिए, विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 ईस्वी में ड्रिल किया गया था। इसके 8 वर्ष बाद 1867 में असम में माकुल स्थान नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में कहाँ? असम में। असम के डिगबोई, आप याद रखिए, डिगबोई कहते हैं उसको, ठीक है, तो डिगबोई में रहता है, वो क्वेश्चन में पूछा जाता है। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी, कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की बात की जा रही है। नेप्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती है? तो ये आपका कोलतार से प्राप्त की जाती है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेप्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त की जाती है। कोक कोलतार और कोल गैस कोयले से प्राप्त एक उत्पाद है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी के रूप में इसको भंडारित किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हमारे विश्व में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। इसको भी आप नोट करेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है हमें कि जीवाश्म ईंधन कौन सा है। ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और आज का क्वेश्चन आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा करने में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बिल्कुल बनते हैं। तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है, तो तीनों है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना है पेट्रोलियम के परिष्कृत उत्पाद बताना है। पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद कौन सा होता है? तो यहाँ पे डीजल भी होता है, मिट्टी का तेल भी होता है, पैराफिन मोम भी होता है और स्नेहक तेल भी होता है। तो चारों होता है यहाँ पे, आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए कि सभी पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद हैं। इसके अलावा पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, बिटुमिनस भी पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त होता है। और बिटुमिनस नाम का एक कोयला है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, इसको किस तरह से बनाएंगे, ऐसे रखते हैं क्योंकि सारा दिखेगा नहीं आपको, ऐसे रखते हैं, सिर्फ ऑप्शन दिखेगा। तो हम पहुँच गए हैं चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में हम पहुँच चुके हैं दहन और ज्वाला। तो पदार्थों के दहन और ज्वलन ताप टेम्परेचर के संदर्भ में आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, बिल्कुल। इस प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ज्वलन ताप पर निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ यानी ईंधन आग पकड़ता है, ये भी बात आपका सही है। फॉस्फोरस का दहन वायु उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही हो जाता है, ये भी आपका कथन सही है। तीनों ही कथन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा।
तो दहन की प्रक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है, ये बात हमने जाना। और निम्न ताप में जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। फास्फोरस का ज्वलन ताप इतना निम्न होता है कि वह कमरे के ताप पर भी वायु की उपस्थिति में जलने लगता है, इसीलिए उसको हम कहाँ रखते हैं, अभी मैंने आपको बताया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि हम लोग फास्फोरस को कहाँ स्टोर करते हैं। तो निरापद यहाँ पे बताना है, सेफ्टी के बारे में क्वेश्चन है। माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायन के संदर्भ में आपको बताना है क्या होगा। इसकी तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। इसे रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और सफ़ेद फास्फेट का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका कथन गलत है। तो एक ही कथन सही है और सही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है कहानी देख लेते हैं, पढ़ लेंगे तो और अच्छे से इसको आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा अगर अच्छे से विजिबल ना हो रहा हो तो। निरापद माचिस जो है, माचिस की तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। पहले इन दोनों रसायनों के साथ सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग भी होता है। पहले इन दोनों रसायनों के साथ सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग भी होता है, परंतु हानिकारक प्रभावों के कारण निरापद माचिसों में इसका उपयोग अब बंद हो गया है। और निरापद माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा होता है, वाइट नहीं बल्कि लाल लगा होता है, क्योंकि वाइट तो अब बंद हो चुका है, जो कम खतरनाक होता है। खतरनाक तो होता है लेकिन कम खतरनाक होता है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे क्या कहा गया है, तीली की माचिस को खुरदरी सतह पर रगड़ने से कुछ लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो माचिस किस प्रकार से जलता है इसका ज्ञान आज आपको हो गया होगा। ज्ञान तो आपको बहुत पहले से है, बस भूल गए होंगे तो याद आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है कौन सा कथन आपका सही है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, और इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आग बुझाने वाले का कार्य इतना ही रहेगा, चलिए कोई बात नहीं, इतना ही रखते हैं। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है। इस संदर्भ में आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। आग में जल डालने पर उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने पर ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। ये भी कथन आपका सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे आपका सही है और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जल ज्वलनशील उत्पादक को ठंडा करता है तथा उससे उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है, ये तो हमने देख लिया। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशमन है, परंतु विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से सबसे अच्छा अग्निशमन होता है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कम्बल की तरह लपेट लेती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो गैस वहाँ पे आपको हर जगह आपको आजकल अग्निशमन के रूप में देखने को मिलता होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। इससे विद्युत उपकरणों को कोई हानि भी नहीं पहुंचती है। इसके अलावा क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है, अतः छोड़े जाने पर यह बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। इससे ईंधन का ताप भी कम हो जाता है। वही वाला सिलेंडर जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव होता है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है।
तो इन तरीकों से आप गैस को यानी आग को बुझा सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। इनके दीप्त क्षेत्र, मोमबत्ती की ज्वाला के बारे में बात की जा रही। इनके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं, ये आपका कथन सही है। इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, ये भी आपका कथन सही है। तो दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बारे में क्या बात बताया गया है? दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती में दहन के समय उत्पन्न ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं। एक होता है ज्योतिहीन क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। तो इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित हो जाते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। ये ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है जो नीले रंग का होता है। तो ये सब बात आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो अपूर्ण नहीं बल्कि पूर्ण दहन से बनती है, ये आपका गलत है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, बिल्कुल सही है। सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा बनाता है, उत्पन्न करता है, ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। तो अम्लीय वर्षा कैसे होती है? तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, ठीक है, वर्षा में घुल जाती है। तो ताजमहल का पीला कलर भी इसी की वजह से होता है, अम्लीय वर्षा, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या बातें आपको बताई गई है। ये तो हमने देख लिया, पूर्ण गैस होना चाहिए था। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन का कारण बनती है। तो ये तो हमने देख लिया कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। यह अत्यंत दम घोटू और संरक्षक गैस होता है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। मोटर वाहन में सीएनजी के उपयोग से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस की बात की जा रही है, सीएनजी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदर्श ईंधन के बारे में बताना है कौन सा कथन असत्य है। यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध और वहन योग्य होता है ईंधन, बिल्कुल सही है। यह ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है, तो ये भी आपका सही है। आदर्श ईंधन के बारे में बात की जा रही है। यह आसानी से जलने वाला तथा इसमें ऊष्मीय मान उच्च होता है। इसका ऊष्मीय मान निम्न और ज्वलन ताप अत्यधिक होता है। तो अभी इसमें बताया गया उच्च होता है, तो यहाँ पे निम्न बताया जा रहा है, गलत है। डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। 1, 2, 3 ए बी सी आपका सही है, डी ऑप्शन गलत है। चलते हैं आगे चैप्टर 7 में। अब यहाँ बताना है पौधों में जंतुओं का संरक्षण। चैप्टर 7 में पहुँच गए हैं। वनोन्मूलन से होने वाले कारकों यहाँ पे बताना है आपको कि वनोन्मूलन से होने वाले प्रभावों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं बताना है। वनोन्मूलन यानी वनों को काटने के संबंध में बताना है। पृथ्वी पर तापमान के स्तर में वृद्धि हो रही है, बिल्कुल सही। भौम जल स्तर नीचे चला जा रहा है, ये भी कथन सही है। मृदा के गुण अप्रभावित रहते हैं, गलत है। प्रभावित होते हैं मृदा के गुण, और मृदा की जल धारण क्षमता भी घटती है, ये भी कथन सही है। इसलिए वृक्षों को काटना नहीं है बल्कि लगाना है। तो ए, बी और डी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं आगे। ये सब तो आपको पता होगा, है ना। अपर्दन से मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है, ये सब देखिए एक एक पॉइंट आपका जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं स्किप ही नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी आती है, इससे जलवायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण
कर लेती है, अतः इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का ताप बढ़ता है और वैश्विक उष्णन हो जाता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। वनोन्मूलन से पृथ्वी जल स्तर भी घट जाता है, मृदा के गुणों में परिवर्तन आता है और इससे मृदा अपरदन होता है। अपरदन से मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ह्यूमस की कमी होती है अथवा उर्वरकता भी घटती है। अपरदन मरुस्थलीय का कारण भी बनता है, मरुस्थलीय का कारण भी बनता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अपरदन वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रावन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो वनोन्मूलन से इतनी सारे समस्या आते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात यानी फ्लोरा और फौना कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। पौधों और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र से विशिष्ट रूप से एक्सक्लूसिवली पाई जाती है उसे उस क्षेत्र का स्थानिक प्रजाति यानी एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे आपका सही है, वही बात यहाँ कहा गया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफ़ी लंबा है। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया है ताकि आपको एक जगह विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे आपको बताना है अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ प्राणियों तथा जंतुओं को मारना या शिकार करना, उनको पकड़ना निषिद्ध होता है। ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र वहाँ जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीव पौधों एवं जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही, तीनों ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाना चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं यहाँ पे आगे। तो इनके बारे में बहुत ही लंबा चौड़ा बताया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं समय देती हूँ और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभयारण्य के बारे में दिया गया है तो सारा कुछ आपका इससे कवर हो जाएगा। ठीक है। भरतपुर अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, ये सब आपका किसके अंदर आता है? तो भारत वन संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर के अस्तित्व में देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। यहाँ पे बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा जा रहा है कि संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जीव अभयारण्य आते हैं। तो ये आपका गलत है। बिसन भारतीय विशाल गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी इस स्थानिक क्षेत्र में एंडेमिक फौना में देखने को मिलते हैं, ये आपका सही है। इस क्षेत्र से चट्टानों में आवास और शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियों और प्रागैतिहासिक का साक्ष्य भी मिलता है, ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में यहाँ बात किया गया पंचमढ़ी का, तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में बातें जो बताई गई है, पढ़ देती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जीव अभयारण्य आते हैं। ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर सर्वोत्तम किस्म की सागौन मिलती है। ठीक है। बिसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक प्राणी एवं साल और जंगली आम के पेड़ इस क्षेत्र की स्थानिक वनस्पतियां हैं। तो ये किसके बारे में बताया आपको? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया। इसके बाद साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि यहाँ के वनस्पति जात हैं तथा चिंकारा, नीलगाय, बर्किन, हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया यहाँ के प्राणी जात हैं।
पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र तथा राष्ट्रीय उद्यान से चट्टानों में आवास और उन पर चित्रकला देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो। ये डाटा बुक यहाँ से भी क्वेश्चन आपका देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पे बीपीएससी 6 to 8 में आपका ये क्वेश्चन देखने को मिला है रेड डाटा बुक से, और दुर्लभ प्रजाति से यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा। वह पुस्तक जिसमें विशेष स्थानिक स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, नहीं, यहाँ पे जो विलुप्त हो जाते हैं रेड डाटा बुक में उसको रखते हैं, तो ये आपका गलत है। यह वह पुस्तक है जिसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ये भी गलत है। वह पुस्तक जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो लुप्त होने की कगार पे है, लुप्त प्राय है या फिर लुप्त हो चुका है, इस तरह का, तो रेड डाटा बुक में रेड अलर्ट रखता है कि ये जो संकटग्रस्त प्रजाति है। तो तीसरा आपका सही, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये एक बार आप देख लीजिए, कुछ संकटग्रस्त यहाँ पे बताना है। वन्य जीव हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों से सुरक्षित और संरक्षित होते हैं। संरक्षित क्षेत्रों में बड़े व छोटे दोनों प्रकार के जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, क्योंकि परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया सकता। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। इस वजह से ये रेड डाटा बुक आपका बनाया गया है। अब यहाँ इकोसिस्टम के बारे में बताना है। पारितंत्र का हिस्सा है कौन? तो पेड़ पौधे भी हैं, प्राणी और सूक्ष्म जीव भी हैं तथा अजैव घटक भी हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे जलवायु, मिट्टी, नदी, डेल्टा, धूप, ये सब संयुक्त रूप से पारितंत्र का ही निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं 8 नंबर चैप्टर पे। देखिए क्लास 7 तक ही आज हम करते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा आज मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हैं, तो मैं आज क्लास 7 तक ही आपको करवाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है। और कोशिका में आपका कल जो है फुल एनर्जी के साथ फिर से मिलेंगे, क्योंकि पूरा कोशिका यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोशिका की खोज किसने की, छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, लाइजोसोम, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक अच्छे फ्रेश माइंड से मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कहीं मत जाइएगा, लौट के ज़रूर आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चलते हैं, टाटा बाय बाय।